ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन को मैं कई बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन आदरणीय साथियों, यहाँ हॉल में बैठे हुए मेरे कई दोस्तों, पुराने साथियों, आप सबकी ओर से बधाई मैं इस बात की देना चाहता हूं कि आपने दिल्ली शहर को याद दिलाया कि 7 अगस्त भी कोई दिन है, क्योंकि अमूमन लोग भूल जाते हैं कि 7 अगस्त कोई दिन है। मंडल कमीशन के लागू होने की तारीख है और इस बहाने आपने इस देश में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को याद दिलाया। इसके लिए बधाई। बधाई इसके लिए भी कि यहाँ सिर्फ दिल्ली से साथी नहीं हैं, उत्तर के साथ साथ दक्षिण के भी कई विद्यार्थी यहाँ आए हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आपने नॉर्थ और साउथ दोनों को इसके अंदर कंबाइन किया, जो बहुत कम हो पाता है। ख़ास तौर पे बहुजन सम्मेलनों में तो साधनों की वजह से, पैसे की वजह से, तमाम लिमिटेशंस की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है। आपने किया और मंच पर भी अलग अलग राज्यों के साथी आए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी ऑनर्ड दैट वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस गमछे के लिए भी बधाई, क्योंकि मेरे को हालांकि एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन होगा कहीं नॉर्थ ईस्ट से, ऐसा मेरा अनुमान है। इस बहाने ही सही, प्रतीक से ही सही, हमने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा। इसके लिए बधाई। और बधाई इस बात के लिए कि आपने पिछले सत्र में महिलाओं को मंच पे रखा और महिलाओं की बात सुनी। मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय की परीक्षा यही होती है। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दबा रहा है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, लड़ूं, संघर्ष करूं, न्याय मांगूं, ये स्वाभाविक है। और अपने फायदे के लिए संघर्ष करने को सामाजिक न्याय कहना भी अमूमन होता है। लेकिन क्या आप केवल अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं या सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं? इसकी परीक्षा तब होती है जब आपसे निचली पायदान पे कोई खड़ा हो, उसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, वो परीक्षा होती है कि आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आपने इस मंच पर महिला साथियों की बात रखी, पसमानदा मुस्लिम समाज के सवाल को रखा। ये इस सवाल को और आपकी कन्वेंशन को बेहतर बनाता है, सुंदर बनाता है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है और आपकी बात को सामाजिक न्याय की बात बनाता है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है मैं जो बात कह रहा हूँ सब साथियों को समझ आ रही होगी। Is there someone in the hall who does not understand Hindi at all? Are there some friends who may not understand any Hindi? So I assume that everyone does. दोस्तों, आज से 34 बरस पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का नोटिफिकेशन आया। 34 बरस किसी भी नौकरी में पूरा एक पीढ़ी का बरस होता है। मतलब ये पीरियड है जिसके अंदर कोई व्यक्ति जो रिक्रूट होता है वो बाद में रिटायर भी हो जाता है। इसलिए 34 इयर्स के बाद इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि क्या इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन ईमानदारी से लागू हुआ। आज से 10-15 साल पहले जब ये सवाल पूछते थे तो हमें बताया जाता था, और सही बताया जाता था, कि देखिए अभी तो
पूरा टाइम लागू हुए हुआ नहीं है, अभी से हम कैसे इसको असेस कर लें। लेकिन आज जब मैं आंकड़े देखता हूं, और एक एक आंकड़ा आपको बताऊंगा नहीं, सब समझदार लोग हैं, चेक कर सकते हैं, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। आप भारत सरकार की ABC कैटेगरी में देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स में देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, नहीं आप स्टूडेंट्स में भी देख लीजिए, मगर खास तौर पे नौकरियों में मैं कहूंगा, क्योंकि नौकरियों का पूरा एक साइकिल पूरा हो चुका है। इस पूरे साइकिल को आप अब देख लीजिए, एक भी जगह नहीं है जहां की OBC का कोटा पूरा हुआ हो। यानी कि जो लोग आज नौकरी में हैं, किसी भी पर्टिकुलर आप कैटेगरी में देख लीजिए, कहीं भी आपको एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑक्यूपाई करने वालों में 27% OBC नहीं मिलेगा। जिसका मतलब है कि जो SC/ST कोटा के साथ हुआ था, वही या उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल OBC कोटा के साथ हुआ है। कल परसों कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे, मैं पक्का जानता नहीं, मैं खुद वेरीफाई नहीं कर पाया हूं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, 2008 तक तो हमारे यहां कोई कोटा लागू ही नहीं हुआ था OBC के लिए। मतलब इतने सालों तक ये खेल होते हैं। इसलिए जब हम ऐसे किसी मौके पे आते हैं, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम BP मंडल जी को याद कर लें, BP सिंह जी को याद कर लें। ऐसा मौका है मूल्यांकन करने का कि जो हम चाहते थे, जो सोच के हम चले थे, जिस आकांक्षा, जिस आशा के साथ OBC रिजर्वेशन लागू हुआ था, क्या वो पूरी हो पाई है? और नहीं तो क्यों नहीं? इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और इसका मूल्यांकन करने का एक बहुत बड़ा औजार है जाति जनगणना, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। और आप सबको इस बात की भी बधाई कि आपने जातीय जनगणना पे आज की बात रखी, क्योंकि बहुत समय बाद जातीय जनगणना इस देश का मुद्दा बना है। अली अनवर भाई बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना का सवाल पहली बार उठा हो, नहीं, आपने खुद पार्लियामेंट में उठाया 2008-9 में इस सवाल को, 2010 में फिर चर्चा हो गई थी, लेकिन जिस वक्त आपने उठाया कोई उसका सपोर्ट नहीं था। उससे पहले सन 1999 में जब 2001 की जनगणना की बात शुरू हुई, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी सरकार थी। उस वक्त सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने सिफारिश की थी कि जातीय जनगणना हो। उस वक्त रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस उन्नी साहब थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे। उन्होंने लिख के कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया। 2008-9 में आपने सवाल उठाया, किसी ने कान नहीं दिया, लेकिन 2010 में लोकसभा में 2 दिन तक लगातार इस सवाल पे चर्चा हुई, मई 2010 में। और मजे की बात यह है कि उस चर्चा में सभी पार्टियों ने कहा कि होनी चाहिए, बीजेपी ने भी कहा, सब रिकॉर्ड पे है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। Every single political party, major political party represented in the parliament accepted, endorsed the idea of caste census. चिट्ठी लिख के दी उन्होंने प्रधानमंत्री को। आप बीजेपी वालों के स्टेटमेंट पढ़िए, उस समय गोपीनाथ मुंडे जी बोले थे, सुषमा स्वराज जी बोली थी, दोनों इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बोले थे वो। आप देखिए क्या कहा था उन्होंने उस वक्त।
आज बीजेपी के लोग कहते हैं जातिगत जनगणना देश को बांटने का तरीका है। तो मैं पूछता हूं भैया, 2010 में आप देश को बांटने के लेक्चर दे रहे थे क्या? 2010 में बीजेपी देश को बांटने की चिट्ठी दे रही थी क्या? यही नहीं, 2018 में जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे इस देश के, तो उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि 2021 की जब जनगणना होगी तब एससी एसटी के अलावा ओबीसी की जनगणना भी होगी। उन्होंने कास्ट सेंसस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ओबीसी की जनगणना होगी। यही नहीं, इस सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया ओबीसी कमीशन, जिसको एससीबीसी कमीशन बोला जाता है, उसने लिख के कहा है कि होनी चाहिए। संसद की एससी एसटी कमेटी ने लिख के कहा है कि जनगणना होनी चाहिए। देश की कई राज्य सरकारों ने लिख के कहा है होनी चाहिए। और यही नहीं, जब बिहार में जातीय जनगणना का सर्वे करवाया गया तो बिहार की बीजेपी ने कहा कि इसका श्रेय हमें जाता है। अब देखिए, मतलब पाखंड की हद देखिए इस देश में। बिहार में आप कहते हैं कि मैंने करवाया, मुझे श्रेय दो, और देश में आप कहते हैं इससे देश टूट जाएगा, ऐसा काम कभी मत करना, है देश तोड़ने वाले लोग। किस तरह की बातें इस देश में हो रही। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है कि आपने जातीय जनगणना के सवाल पे ये बात रखी है यहां। मैं केवल जातीय जनगणना के पक्ष में भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि कई नौजवान लोग यहां बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जाएं तो कुछ समझदारी भी लेके जाएं। जब मैं ऐसे किसी हॉल को देखता हूं तो मेरे मन में उम्मीद बनती है कि इस बातचीत, इस कन्वेंशन के बाद 100, 200, 500 लोग इस बात को आगे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार बताऊं, माफ कीजिएगा मास्टर रहा हूं, थोड़ी सी आदत खराब है उसकी, लेकिन सिर्फ भाषण में आपको जोश दे के ताली पिटवा के चला जाऊं वो मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं 2-4 चीज ऐसी बोल के जाऊं जिसे आगे आप जाके लोगों को बता सकें। So I want everyone to understand what is caste census and what it is not. आम तौर पे सब लोग मानते हैं कि कास्ट सेंसस का मतलब है हेड काउंट होगा, मतलब हमें पता लग जाएगा किस जाति की पॉपुलेशन कितनी है, ये होगा। लेकिन कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा उपयोग ये नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। इसका अनुमान ऑलरेडी है। इस देश में किस जाति की क्या संख्या है, आप किसी भी राजनेता से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। उसको आप जोड़ के देख लीजिए और आपको उस राज्य की स्थिति पता लग जाएगी। तो कास्ट सेंसस का पहला काम है कि वो हेड काउंट देगी। इस देश में एससी और एसटी का हेड काउंट है ऑलरेडी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ये जानें, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से इस पे बहस हो रही है। देयर ऑलरेडी इज एससी एसटी कास्ट सेंसस इन दिस कंट्री। एससी और एसटी में आने वाली हर जाति का अलग अलग डिस्क्रिप्शन सेंसस में लिखा जाता है। आप उसका पता कर सकते हैं, वो आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर हम चाहें कि दिल्ली में कौन सी जाति, वाल्मीकि जाति की क्या स्थिति है, रविदासियों की क्या स्थिति है, किसी भी जाति की क्या स्थिति है, उनमें कितने बच्चे, कितनी संख्या है, क्या कुछ है, सब आंकड़े हमेशा उपलब्ध रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। सो व्हाट इज कास्ट सेंसस देन? पहली बार देश में तमाम जातियों की गिनती हो, सिर्फ एससी एसटी की नहीं, ओबीसी की भी, लेकिन सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी की नहीं, जो जनरल कहे जाते हैं उनकी भी जातिवार गिनती होगी।
पहला उद्देश्य है हेड काउंट। लेकिन जैसे मैंने कहा, हेड काउंट मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कितने हैं। जैसे अभी बिहार में जातिवार जनगणना हुई, बिहार के सब लोग मानते थे कि वहाँ की अपर कास्ट जो हैं वो 15-16% होंगी। मुझसे अगर आप पूछते 6 महीना पहले, तो मैं भी शायद यही कहता कि बिहार का जातिवार जनगणना आने से पहले यदि आप मुझसे पूछते, अली अनवर भाई को ज़्यादा पता रहता है, पर अगर आप मुझसे पूछते कि बिहार के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ मिला के कितने हैं, तो मैं कहता शायद 15-16% होंगे। लेकिन कितने निकले? 10.4%, चारों मिला के। तो पहला काम है हेड काउंट, संख्या कितनी है, किसकी कितनी संख्या। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जातिवार जनगणना आपको हर जाति की सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल प्रोफाइल बताएगी। ये सिर्फ एक्सरे नहीं है, ये एमआरआई है, आपको बहुत डिटेल में बताएगा। यानी कि आपको, क्योंकि जब हम सेंसस में जब करते हैं तो कैसे करते हैं, सेंसस में क्या क्या चीज़ें गिनती की जाती हैं। सेंसस में पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, पूछते हैं हर व्यक्ति की शिक्षा कितनी है, कितने महिला कितने पुरुष, फिर पूछते हैं हर व्यक्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या खेत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि घर कच्चा है कि पक्का है, घर में पीने का पानी नलके से आता है या बाहर से लाना पड़ता है, घर में बिजली है कि नहीं है, चूल्हा जलता है कि गैस से काम लिया। ये सब बातें सेंसस में रिकॉर्ड होती हैं। यही नहीं, घर में 4 व्हीलर है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि नहीं है, ये सारी बातें। और आजकल ये भी पूछते हैं कंप्यूटर है कि नहीं है। मतलब एक बार आपने सेंसस में जाति की जनगणना शुरू कर दी, और ये सारी सूचना हमें SC ST के बारे में उपलब्ध है ऑलरेडी। SC ST की हर जाति के बारे में उपलब्ध है, हर राज्य के स्तर पे, हर जिले के स्तर पे, हर ब्लॉक के स्तर पे, हर गांव के स्तर पे ये सूचना उपलब्ध है। कास्ट सेंसस जो करेगा वो ये कि ये सूचना हमें पूरे देश के बारे में पता लग जाए। SC ST के बारे में ऑलरेडी है, OBC के बारे में पता लग जाएगी, जनरल के बारे में भी पता लग जाएगी। अब कोई पूछेगा कि साहब इसका क्या फायदा? SC ST OBC का तो ठीक है, इसको रिजर्वेशन दी जाती है, पिछड़े हैं, जनरल की गिनती करवाने का क्या फायदा? जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना, जिन्होंने लेना नहीं, उनका सेंसस करवाने का क्या फायदा? मैं बताना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण काम वही है। क्यों? क्योंकि समाज में पिछड़ों के पिछड़ेपन का तब तक आपको पता नहीं लगेगा जब तक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विशेषाधिकारों का ब्यौरा नहीं मिलता। Unless you know the privilege of the privileged, you can never find out backwardness of the backward. और पूरी दुनिया में जो लोग ताकतवर होते हैं वो अपने प्रिविलेजेस के ऊपर पर्दा रखते हैं। जैसे इस देश में जो सबसे अमीर लोग होते हैं ना, जिसके घर में 2 AC लगे हुए होते हैं, जिसके पास एक कार होती है, बच्चों के पास मोटरसाइकिल होता है, उनसे पूछिए आप किस वर्ग से हैं, वो सब कहेंगे मिडिल क्लास से हैं साहब। ये मिडिल क्लास नामक जो विचित्र शब्द है, देश के टॉप 5-7% लोग अपने आप को मिडिल क्लास बताते हैं, क्योंकि दुनिया का कभी भी रूलिंग क्लास अपने विशेषाधिकारों पे पर्दा डाल के रखता है, और उस पर्दे को उठा देना सबसे क्रांतिकारी कदम होता है जब आप उसका पर्दा उठा देते हैं। वो गाना है ना, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दिस इज व्हाट कास्ट सेंसस इज अबाउट। पर्दा उठा के ये सच्चाई, सिर्फ ये नहीं कि
दलित की हालत कितनी खराब है, एसटी की हालत कैसी है, ओबीसी का पिछड़ापन कितना है, ये पर्याप्त नहीं है जब तक आप ये नहीं बताते कि अगड़ों के विशेषाधिकार कितने हैं इस देश में। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। बिहार में अभी जातीय सर्वेक्षण हुआ है और अखबारों में खबर ये छपी कि अगड़ों की पॉपुलेशन इतनी है, फलां की पॉपुलेशन इतनी है, और बस अखबार ने अपना काम पूरा कर लिया। उसके बाद आंकड़े आए कि उनकी एजुकेशन कितनी है, और मेरा इंटरेस्ट उसमें था तो मैंने वो पता किया। बिहार में एक जाति है मुसहर, उनके 10,000 लोग अगर हों, मैं परसेंटेज इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि डेसिमल 00 पढ़ते हुए दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल बता दूं, या दूसरे एंड से शुरू कर देते हैं। बिहार के जातीय सर्वेक्षण ने बताया प्रत्येक जाति के यदि 10,000 लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त है। उच्च शिक्षा का मतलब जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या प्रोफेशनल डिग्री है, इसके बगैर तो नौकरी मिलती नहीं आजकल, है ना। पीजी या प्रोफेशनल डिग्री है, कितने लोग हैं? तो नंबर 1 पे कौन है? वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नंबर 1 पे कायस्थ है बिहार, और उनमें कितना है? 10,000 में से 1,080, यानी 10.8%। ब्राह्मण और राजपूत कोई लगभग 500-600 के करीब, यानी कि 5%, 6% के करीब। पिछड़े, ज्यादातर पिछड़ी जातियां 100 से नीचे, यानी कि 0.1% के करीब। और एक जाति है मुसहर, दलित की अति दलित जाति, उसमें कितने हैं? और याद रखिए ये सर्वे मैं आपको 100 साल पुराना नहीं बता रहा हूं, पिछले साल जो सर्वे आया, 6 महीना पहले जो सर्वे बिहार में आया, वो उसके आंकड़े बता रहा हूं। 10,000 में से एक मुसहर है जिसकी या तो पीजी या प्रोफेशनल डिग्री है। आज की स्थिति यह है इस देश की। अब आप देखिए, अगर मैं कहता कि मुसहर की 10,000 में से एक है, हम कहते हाय हाय बुरी है स्थिति, थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं कहता हूं इधर 1 और उधर 1,080, तब आपको पता लगता है स्थिति इस देश की क्या है। इसलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। इसका उद्घाटन करने के लिए, इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। और जब मैं कास्ट सेंसस का कहता हूं, तो मैं सिर्फ सेंसस ऑफ इंडिया का कास्ट सेंसस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं उससे आगे जाएं। हमारे कई गंभीर साथी हैं, आप एमएलए साहब भी हैं, देश के अग्रणी पॉलिसी मेकर्स हैं। सिर्फ सेंसस ऑफ इंडिया वाला सेंसस की जरूरत नहीं है, वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये भी सेंसस कीजिए कि इस देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में किस जाति के कितने लोग पढ़ रहे हैं। पिछले 5-7 साल से आना शुरू हुआ है। इसका भी सेंसस कीजिए कि इस देश की कितनी जमीन किसके पास है। इसका भी सेंसस कीजिए कि इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक कौन हैं। इसका भी सेंसस कीजिए कि इस देश के जज कौन है, इस देश के पत्रकार कौन हैं, इस देश के इंटेलेक्चुअल कौन है। सच्चाई सामने आ जाएगी। पहली बात सुन के बुरी लगेगी, थोड़ा कड़वाहट आएगी, मगर कोई बात नहीं, सच का सामना करने में कड़वाहट आती है कई बार। एक बार टेलीविजन स्टूडियो में मैं था, आज से 20 साल पहले की बात है। आरक्षण पे बहस चल रही थी, घमासान, अरे साहब आरक्षण से मेरिट खत्म हो जाएगी, और किसी ने फड़कता हुआ सा डायलॉग बोल दिया, मेरिट की हत्या, और स्टूडियो में तालियां बजने लग गईं क्योंकि काफी लोग आए थे सुनने के लिए। सो मैंने कहा जी बाकी चर्चा बाद में करेंगे, इनका जवाब मैं बाद में दूंगा, पर ये जो 100 लोग स्टूडियो में बैठे हैं ना, पहले इनका सेंसस करवा लीजिए, ये कौन बैठे हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा नहीं जी ऐसे ही होता है, मैं पहले तो ये पता करूंगा, बाद में कुछ और बात होगी।
और मैंने हाथ उठवा दिए। मैंने कहा आप में से जो भी SC ST OBC हैं कृपया अपना हाथ उठा दीजिए। पता लगा उन 100 में से 10 भी नहीं थे SC ST OBC। मैंने कहा अब तो पता लग गया ना तालियां कहां से आ रही हैं, सच्चाई आपको पता लग गई। तो इस देश की इस सच्चाई का उद्घाटन होना चाहिए। इसके लिए OBC जनगणना, इसके लिए कास्ट सेंसस की आवश्यकता है। कई बातें कही जाएंगी, ये कहा जाएगा अरे बाबा रे 1930 के बाद कभी नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा। मैं कहता हूं केवल और केवल आज का जो सेंसस होता है, सेंसस की क्वेश्चनेयर जो होती है, जो किसी मास्टर जी को, टीचर को दी जाती है, घर में जाओ भर के ले आओ, उसमें सिर्फ एक कॉलम और ऐड करना है, कुछ भी एडिशनल काम नहीं है इसके लिए, 0 एक्स्ट्रा खर्चा है इसके अंदर। जातियों की लिस्ट कहां से मिलेगी? मैं कहता हूं वो लिस्ट आपको 1931 में मिल जाएगी, और अगर 1931 से आपका काम न चले तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 90 वॉल्यूम की एक किताब बनाई है, पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें इस देश की हर जाति के बारे में 10-10 पेज का खुलासा है। आप भारत सरकार का एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ के देख लीजिए, आपको मिल जाएगी लिस्ट वहां। कहते हैं पैसा बहुत बड़ा कठिन काम है। मैं कहता हूं भैया जो काम बिहार में हो सकता है वो इस देश में हर जगह हो सकता है, कोई कठिन नहीं है। बिहार ने करवा के देख लिया ना। कहते हैं इससे देश में विद्वेष बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं इस देश में इतने सालों से भाषा का सेंसस हो रहा है, धर्म का सेंसस हो रहा है। सेंसस ऑफ इंडिया में धर्म रिकॉर्ड किया जाता है, रिलीजन। किसी ने आज तक नहीं कहा कि रिलीजन रिकॉर्ड करने के कारण दंगे हो रहे हैं इस देश में। तो अगर उससे दंगे नहीं होते तो कास्ट से कैसे हो जाएगा? और ये कहा जाता है इससे टेंशन बढ़ेगा, विद्वेष बढ़ेगा। मैं इतना कहता हूं, हो सकता है अगर आप इसको मुद्दा बनाएंगे तो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अगर आप चुपचाप इसको जल्दी से करवा देंगे तो कोई नहीं बढ़ेगा। कास्ट सेंसस इस देश में सामाजिक न्याय की मांग है, और मैं चाहता हूं, बहुत समय बाद ये अब एक देश में मुद्दा बना है, क्योंकि पहली बार किसी बड़े राष्ट्रीय दल ने इसको अपने एजेंडा पे लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। एक बड़े राष्ट्रीय दल ने इसको मुद्दा बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में किसी पार्टी के पास कोई विकल्प बचेगा। सबको देर सवेर इस पे आना पड़ेगा। कास्ट सेंसस तो होगा, लेकिन कास्ट सेंसस के आधार पे हम देश में किस तरह की नीति लाना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति लाना चाहते हैं, उसके बारे में एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और खास तौर पे इसलिए चूंकि ओबीसी विद्यार्थियों की आज बात हो रही है। याद रखिए, ओबीसी इस देश का जाति की पायदान पे सबसे नीचे की पायदान पर नहीं है। याद रखिए, ओबीसी कई लोगों से पायदान में नीचे है, लेकिन ओबीसी के नीचे भी कई लोग हैं, और हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं या नहीं हैं, उसका फैसला इस बात से होगा, कम से कम मेरी आंख में इस बात से होगा, कि जब दलित का सवाल उठता है तब ओबीसी क्या पोजीशन लेते हैं। जब पिछड़े में अति पिछड़े का सवाल उठता है तब क्या पोजीशन लेते हैं, क्योंकि ओबीसी कोई एक सिंगल कैटेगरी नहीं है। ओबीसी में जमीन वाले लोग भी हैं, और ओबीसी में ऐसी जातियां भी हैं जिनकी स्थिति दलितों से भी खराब है। तो क्या जब ओबीसी में महिला का सवाल आता है तब हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं? ओबीसी में अति पिछड़ी ओबीसी का सवाल आता है तो क्या हम उसको दबाते हैं कि उस सवाल के साथ खड़े हैं? और जब दलित आदिवासी का सवाल आता है तो क्या हम उनके साथ हाथ जोड़ के उनके संघर्ष में, उनके अन्याय में, उनके साथ अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उनके साथ खड़े होते हैं, या अपना हाथ झटक के खड़े हो जाते हैं? इससे पता लगेगा कि हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं या नहीं।
आज 7 अगस्त का दिन है। ये दिन मंडल कमीशन को याद करने का दिन है और मंडल कमीशन के बहाने सामाजिक न्याय की जो विरासत है इस देश में उसे याद करने का दिन है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग सामाजिक न्याय की इस विरासत पे कायम रहेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।